Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will be discuss class 10th physics chapter 3, light, reflection and refraction. Student, in the last video we have discussed the reflection, the focal length, magnification and their formulas. Today I will be discuss रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आज हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो व्हेन ए लाइट ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर it gets bent. This bending of light is called refraction. यानी इस लाइन को अगर हम और इजी वे में कहें तो कह सकते हैं कि when light be travel from one medium to another medium, then light be bent near to normal or far to normal. तो जब लाइट, अब जैसे मान लो दिस लाइन आर द डिवाइडिंग द मीडियम फर्स्ट हो गया और ये मीडियम सेकेंड हो गया, एंड दैट मीन्स ड्रा ए नॉर्मल लाइन. ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया. तो व्हेन ए लाइट बी कम फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू सेकेंड, तो जब यह लाइट वन मीडियम से जब अदर मीडियम एंटर करेगा तो इसको एक्चुअली इसको इस पाथ पे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बट इट बेंड बी नियर टू नॉर्मल और गो अवे टू नॉर्मल. तो व्हेन लाइट बी बेंड near to normal or far to normal in other medium, this phenomena is called refraction. When a light travel from a rare medium, अब यहाँ पे जो हमारा मीडियम फर्स्ट जो है इसको मान लो अगर हम रेयर मीडियम मान लेते हैं और सेकेंड को हम अगर डेंसर मीडियम कर देते हैं, तो जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो दैट मीन्स एंगल प्रिपेयर फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंट टू नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ आई, और एंगल प्रिपेयर फ्रॉम नॉर्मल टू रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्टिव रेज इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इस केस में जब रेयर टू डेंसर में आएगा तो एंगल ऑफ आर इज लेस देन एंगल ऑफ आई. तो रेयर टू डेंसर का कॉन्सेप्ट ही हो गया कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर. यानी जब कोई रेज रेयर से डेंसर मीडियम में आएगा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर होगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट से. तो व्हेन ए लाइट इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन लाइट बेंड नियर टू नॉर्मल, तब वो नॉर्मल की क्या होगा? पास की तरफ से जाएगा. दूसरा इसका प्रोसेस आता है कि अब दूसरे प्रोसेस में मान लो कि अब यहाँ पे हम मीडियम को अगर चेंज कर दें, क्या करें? मीडियम को चेंज कर दें. अब मान लो कि फर्स्ट मीडियम, हमारा जो पहला मीडियम है वो डेंसर हो गया और सेकेंड मीडियम हमारा क्या हो गया? रेयर हो गया. तो व्हेन लाइट भी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो पहले वो नॉर्मल तक तो आएगा. अब इसका पोजीशन फिर वही डॉट डॉट, इसको सीधा जाना चाहिए था, बट इट गो टू अवे फ्रॉम नॉर्मल. लेकिन यह नॉर्मल से क्या हो रहा है? दूर से जा रहा है. तो यहाँ पे जो एंगल आर होगा तो हो जाएगा व्हेन लाइट ट्रैवल, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो यहाँ पर जाएगा एंगल आई इज लेस देन एंगल आर. तो उस केस में जो आई होगा यह स्मॉलर हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. तो यही दो कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. तो जब कोई भी लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो वह नॉर्मल के पास से झुक के जाएगा, और व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम टू इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब वो नॉर्मल से दूर होके जाएगा. तो रेयर टू डेंसर में आई ग्रेटर होगा, आर स्मॉलर होगा, और डेंसर टू रेयर में आई
लेस होगा और आर क्या होगा, ग्रेटर होगा। यही दो फिगर इसमें दिखाया गया है कि हमारा ओरिजिनल पाथ है, लेकिन डेंसर मीडियम में लाइट बेंड नियर टू नॉर्मल हो गया तो यहाँ पे एंगल आर बन गया। फिर यहाँ पे हो गया कि हमारा ओरिजिनल पाथ है स्ट्रेट अगर जाता तो, लेकिन डेंसर टू रेयर मीडियम है तो रेज अवे टू नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होके जा रहा है तो यहाँ पे आर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ये दो सिचुएशन हमारे होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म से हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द रेशियो ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर इज कॉल्ड स्नेल लॉ। तो यहाँ पर मैं स्नेल लॉ को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ। स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ हम निकालते हैं क्या, इंडेक्स निकालते हैं। तो व्हेन इंडेक्स आर द कंपेयर्ड फ्रॉम द टू मीडियम, तो जब हम दो मीडियम में इंडेक्स को कंपेयर करते हैं तो उसके में होता है एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n12 इक्वल टू यानी फ्रॉम रेज इंटर फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो इस केस को हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर को लिख सकते हैं। अब मान लो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हो जाएगा 1/n/1 का कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आता है। तो अब यह भी लॉ हम इसका आगे डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में डिस्कस करेंगे अभी इसको आगे। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जैसा कि अगर लैब में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे ग्लास स्लैब होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब में जैसे मान लो ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, तो दे आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मीडियम हो गया, ये हमारा सेकंड मीडियम हो गया और फिर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड मीडियम हो गया, यानी एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई रेज आया, हाँ, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। तो जब ये ग्लास में इंटर करेगा तो इट बेंड नियर टू नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मीडियम रेयर है और इसके कंपेयर में ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। फिर जब यह रेज जब इसमें आएगा तो ये फिर नॉर्मल से क्या होगा, दूर होके जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो थर्ड मीडियम एज सेम फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसे हम लोग कहते हैं। तो व्हेन ए रेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम एंड फाइनली इंटर इन द सेम मीडियम, तो इन दिस केस जो लास्ट हमारा मीडियम होता है, यानी लास्ट मीडियम और फर्स्ट मीडियम अगर एक नेचर का होता है तो उस केस में हम लोग लास्ट मीडियम को कहते हैं इमरजेंट। तो यहाँ पे जो रेज आएगा इसको क्या नेम देंगे, इमरजेंट रेज देंगे। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेन ए लाइट भी ट्रैवल, तो मान लो इस लाइट को अगर हम सीधे ड्रा करते हैं तो यह लाइट इस इमरजेंट रेज के क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रेज एंड इंसिडेंट रेज, तो इसके बीच की जो ये दूरी होती है, जो गैप होता है, दे आर द नोन एज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इट गेट्स बेंट ट्वाइस एट द एयर टू ग्लास एंड इंटरफेस द ग्लास टू एयर। The emergent rays is parallel to the incident rays and displaced through a distance। तो अब ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रेज को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यह इंसिडेंट रेज जब हम डायरेक्ट आगे बढ़ाते हैं तो दिस इंसिडेंट रेज बी ऑलवेज पैरेलल टू इमरजेंट रेज एंड डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड पैरेलल इज नोन एज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि ड्रा द ए डायग्राम ऑफ द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हम इसका फिगर ड्रा करके इसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो तो यहाँ पे जो एंगल आई होगा, तो यहाँ पे तो एंगल ए आर बन गया हमारा,
लेकिन यहाँ पे जो एंगल आई होगा, यह आई चूँकि ग्लास टू एयर के लिए जो एंगल ऑफ आई होगा वह आर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी यह अल्टरनेट होता है और यहाँ पे जो आर बनता है ये एक्चुअली आर जो है इस इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है। तो इस केस में जब हम 2 या मोर मीडियम का जब इंडेक्स निकालते हैं तो वहाँ पे जब 2 से अधिक मीडियम हम इंडेक्स निकालते हैं 3, 4, 5, तो देयर प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स इज आल्सो 1, उसका इंडेक्स क्या आता है 1 आता है। तो एंगल ऑफ इमरजेंट और इट भी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट के क्या होता है इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर चाहें तो इसको आर लिखे हैं, तो इसको इमरजेंट अगर लिखना चाहते हैं तो हम इसको स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इमरजेंट रेज इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रेज एंड डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रेज इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और इस दूरी को क्या कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने इसका भी पहले डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रीड किए थे, ऐसे उसी तरह से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी स्टडी करते हैं। तो अब इसमें एक कंडीशन क्या है, इसके कंडीशन को जानिए। तो अब यहां गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो हियर वी स्टडी द 2 लॉ। तो यहाँ भी हम 2 लॉ की स्टडी करते हैं। द फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, जैसा कि अभी हम यहाँ पे ड्रा करके दिखें, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, मान लो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल, आई और आर, यहाँ भी तीनों क्या हैं, दे आर द लाइज इन ए प्लेन सरफेस, तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इसमें फर्स्ट लाइन लिखा जाता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू बी इंटरफेस ऑफ द 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इंसिडेंट रे कामा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन ए प्लेन सरफेस। यानी यह तीनों एक तल पर मिलते हैं, लाइज इन ए प्लेन सरफेस। ओके, सेकेंड लॉ इसका क्या होता है, तो सेकेंड लॉ इसका होता है तो जैसे बताएं कि स्नेल लॉ इसमें आता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine angle of refraction is constant, तो ये कांस्टेंट होता है एंड दैट मीन्स, तो यहाँ पे जो आई और आर है, तो आई और आर की वैल्यू क्या होती है फॉर ए पार्टिकुलर मीडियम, किसी एक मीडियम के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं, और वह भी टर्म हमारा आ जाएगा। तो साइन आई बाई साइन आर इज द कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर मीडियम, किसी एक मीडियम के लिए अगर हम बात करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, इसलिए इसको कांस्टेंट लिखा था। तो दे आर द गिवन 2 लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रेज लाइज इन ए प्लेन सरफेस, और दूसरा क्या हो गया द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होते हैं। अब इसका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जान दो। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ सनलाइट बी इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन लाइट बी पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो जैसे मान लो कि कोई लाइट अगर किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो देयर स्पीड भी इफेक्टेड, उसका इफेक्ट क्या होता है, स्पीड अफेक्टेड होता है। तो व्हेन लाइट भी ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो अगर कोई लाइट अगर रेयर से जब डेंसर में इंक्रीज करेगा, इंटर्ड करेगा, तो देयर वेलोसिटी भी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो इन विच रेशियो, किस अनुपात में घट रहा है, 2 गुना कम हो गया, 3 गुना कम हो गया, 1.5 टाइम कम हो गया। तो हाउ मेनी टाइम द स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज और इंक्रीज व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब यहां पर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब हो जाएगा इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड दैट मीन्स n इक्वल टू c अपॉन v। तो c द डिनोटिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये फिक्स हो गया क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v जिस मीडियम की हम बात करेंगे तो अगर उसकी वेलोसिटी निकालना है तो इंडेक्स दिया रहेगा, या c और v दिया हुआ है तो c को v से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इंडेक्स हो जाएगा। तो ये इंडेक्स ही बताएगा कि हाउ मेनी टाइम द स्पीड ऑफ सनलाइट भी डिक्रीज और इंक्रीज इन अनदर मीडियम, कि दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ सनलाइट कितने टाइम रिड्यूस हो गया, कितना टाइम कम हो गया। या इसको भी सकते हैं, अब इसी चीज को अगर हम डिनोट करते हैं तो अब मान लो स्पीड ऑफ लाइट, तो हमने तो यहाँ पर लिख दिया n इक्वल टू c/v। कहीं कहीं बुक में आपका इंडेक्स इधर रिप्रेजेंट बाई म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो म्यू के लिए भी फार्मूला हमारा क्या होगा, c/v का ही होगा। और चूँकि c/v दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, इसलिए इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, बस ये हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कि हाउ मेनी टाइम्स भी इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये आता है कि मान लो कि हम अगर मीडियम को, ठीक है, मीडियम को अगर 1 और 2 मान के चलते हैं तो उस केस को हम कैसे लिखेंगे, ओके। तो अब मान लो कि द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज रेशियो, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू, यानी दूसरे मीडियम का, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर हमको निकालना है तो इसको लिख सकते हैं n/1 इक्वल टू, तो जो दूसरा पार्ट होता है, जैसे हमको दूसरे का पहले के सापेक्ष निकालना है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम स्पीड ऑफ द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम, ओके। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n/1 इक्वल टू लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। अब यही अगर हमको इंडेक्स ऐसे निकालना होता है कि इंडेक्स फॉर फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो अब क्या लिखते हैं इसको, तो अब इसको लिखते हैं हम v2 अपॉन v1।
तो अगर सेकेंड टू फर्स्ट निकालना है तब तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम लिखेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टू सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर निकालना होता तब क्या लिखते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो आप देखिए रिजल्ट क्या आ गया। अब यहाँ पे अगर 2 1 निकालेंगे तो जो सेकंड मीडियम होगा वह हमेशा क्या बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा। देखो यहाँ पे सेकंड मीडियम बाद में आया है, इसलिए हमारा सेकंड मीडियम की वेलोसिटी क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो दे आर द ए स्टैंडर्ड वैल्यूएशन, और इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन वेरीज करते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम 1 टू अदर मीडियम और सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम। Thank you for watching this video, and the next video we are discuss the how to get numerical value of the an का कैसे वैल्यू निकालते हैं, and what is the causes of the formation of the image by the a transparent medium as like lens। अब चूँकि यहाँ पे स्फेरिकल लेंस के विषय में पढ़ा जाएगा, तो स्फेरिकल लेंस के कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।